हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। हम डिस्कस कर रहे थे आरबीएससी क्वेश्चन बैंक सीरीज का पार्ट डी सेक्शन, मेजर क्वेश्चंस का सेक्शन है। हमने स्टार्ट किया था तो सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर्स में से क्वेश्चन स्टार्ट हुए। मैंने आपको पहले ही कहा था यहाँ से क्वेश्चंस आपको पता लगेंगे मेजर क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो उसमें दिया गया क्वेश्चन बैंक में वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डायोड एंड ट्रांजिस्टर वाला। तो उसके 5 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में किए थे। ठीक है, तो आगे करते हैं नेक्स्ट। तो मेजर क्वेश्चन में एक तरह से हम चैप्टर ही तैयार कर रहे हैं। मेजर क्वेश्चन तो क्या होता है, एक तरह से चैप्टर ही आपका 70% चैप्टर यहाँ पर मेजर क्वेश्चन में कवर हो जाता है। किसी ने अगर चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो मेजर क्वेश्चन अगर वो कर रहा है तो उसका मतलब उसका चैप्टर 70% तक मेजर क्वेश्चन में कवर हो जाता है। हालांकि मेजर क्वेश्चन में चैप्टर कम कवर होंगे। जैसे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो क्वेश्चन हमने सेमीकंडक्टर के कर रहे हैं, तो हमने कितने 5 क्वेश्चन किए थे। छठा क्वेश्चन, छठा, सातवां, आठवां, कुछ क्वेश्चन ही हैं 7 या 8 क्वेश्चन किसके हैं, सेमीकंडक्टर के। फिर एक नेक्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके भी 7-8 क्वेश्चन हैं। फिर आता है एसी, तो उसके भी 7-8 क्वेश्चन हैं। तो पार्ट डी में मुश्किल से 3-4 चैप्टर कवर होते हैं, बट जितने भी मेजर हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं और चैप्टर का 70% कवर करते हैं। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग कर रहे हैं आरबीएससी क्वेश्चन बैंक सीरीज। एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है, इम्पॉर्टेंट आपका बैंक है जो राजस्थान बोर्ड 2021 में आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, सब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ की एक अलग से कॉपी बनाएं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो तो पूरे लिखने ही हैं, और जो बड़े क्वेश्चन है उनमें से भी जो आपको नहीं आता है वो आप डिटेल उसकी पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा एक्सप्लेन उस कॉपी में इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द एंड गेट कॉल्ड, मतलब व्हाट इज एंड गेट, ड्रॉ अ साइन इंडिकेटेड इट एंड राइट अ बुलियन एक्सप्रेशन, मेक इट ट्रुथ टेबल एंड ड्रॉ सर्किट ऑफ एंड गेट यूजिंग डायोड। यहाँ पर एंड गेट के बारे में आपको पूरा पूछा गया है। तो आपको पता है बेसिकली एंड गेट जो होता है, बेसिक गेट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, और गेट, एंड गेट और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है, तो बेसिक 3 गेट्स होते हैं, उनमें से एक बेसिक गेट है आपका एंड गेट। राइट, तो उसका सबका साइन, इसकी टेबल सबको आपको पता होनी चाहिए। तो आप देखो, सबसे पहले तो एंड गेट क्या होता है। तो गेट जो है, जितने भी गेट्स हैं ये बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। सो एंड गेट के लिए आप लिखेंगे सबसे पहली लाइन, व्हाट इज एंड गेट, तो हम लिखेंगे इट इज बेसिक लॉजिक गेट। इट इज बेसिक लॉजिक गेट which has 2 inputs। कितने इनपुट्स होते हैं इसमें, 2, which has 2 inputs and one output। ठीक है, एंड इट इज बेस्ड अपॉन, एंड नाम है इसका एंड गेट, तो इट इज बेस्ड अपॉन एंड ऑपरेशन। इट इज बेस्ड अपॉन एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन होता है जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है। सो एंड ऑपरेशन, इट इज बेस्ड ऑन एंड ऑपरेशन। राइट, फिर आपको बोला है ड्रॉ अ साइन इंडिकेटिंग इट। इसका साइन ड्रॉ करना है। एंड गेट का साइन इस तरह से होता है, एंड गेट का साइन। ठीक है, इसमें कितने इनपुट्स हैं, 2। एक इनपुट यहाँ आएगा, एक इनपुट ये रहा। 2 डिजिटल इनपुट्स होंगे ए एंड बी, और एक सिंगल आउटपुट होगा, वो लिख रहे हैं हम यहाँ पर वाई से। ठीक है, तो ये है इसका साइन सबके याद होने चाहिए आपको। फिर राइट अ बुलियन एक्सप्रेशन, तो बुलियन एक्सप्रेशन इस तरह से आएगा, वो आएगा मल्टीप्लिकेशन है ना आपका। एंड ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिखेंगे ए डॉट बी, तो बुलियन एक्सप्रेशन आ गया y = a डॉट बी। ठीक है, तो यहाँ तो लिख ही दिया आपने। तो फर्स्ट पार्ट ये, सेकेंड पार्ट में बोला डायग्राम नंबरिंग करके आप थर्ड हेडिंग डालकर या नंबरिंग करके आप इसको लिखना है। जैसे ये आप लिखोगे इसका साइन, ठीक है, सर्किट सिंबल या साइन लिख सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में आपने लिख दिया साइन, तो साइन लिखकर आपने बना दिया। फिर थर्ड पॉइंट में आपने लिख दिया बुलियन एक्सप्रेशन, तो बुलियन एक्सप्रेशन लिखकर फिर आप लिखोगे y = a डॉट बी। ठीक है,
इस तरह से आपने थर्ड पॉइंट भी कवर कर लिया, बुलियन एक्सप्रेशन। फिर फोर्थ में आपको लिखना है इसमें ट्रुथ टेबल। तो फोर्थ आपको बोला है टेबल बनाओ, ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल बना सकते हैं हम। ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। हेडिंग डालकर आपको एक्सप्लेन करना है, जब कुछ लिख रहे हैं तो ऊपर हेडिंग डाल देंगे, मार्क कर देंगे कि व्हाट इट इज। तो ये ट्रुथ टेबल है, तो ट्रुथ टेबल हम बना लेंगे ए बी और फिर यहाँ पर है आपका वाई। टेबल मतलब इट इज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो ए और बी सपोज करें 0 0 है, ए अगर 0 है बी 1 है, ए 1 है बी 0 है, यहाँ दोनों 1 है। इनपुट 2 है, दोनों इनपुट दोनों 0 होंगे, दोनों 1 होंगे, एक 0 होगा एक 1 होगा, तो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 और 1 1 1। ये होती है ट्रुथ टेबल किसकी? एंड गेट की ट्रुथ टेबल है ये। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल आपको ड्रॉ करनी है, राइट। अब ट्रुथ टेबल भी हमने बना लिया। अब लास्ट में आपसे बोल रहा है कि जो इसका सर्किट डायग्राम है, एंड गेट जब बनता होगा तो एंड गेट का आपको बोला है इसका सर्किट बनाओ एंड गेट का यूजिंग डायोड। डायोड का यूज करते हुए आपको उस एंड गेट का सर्किट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एंड गेट का सर्किट हम यूज करेंगे डायोड की हेल्प से। मतलब इसका जो सर्किट होता है बेसिक इसका, वो हम बात कर रहे हैं। तो सर्किट इसका बेसिक बनाना पड़ेगा। तो देखो कैसे बनेगा, डायोड के लिए, सॉरी डायोड का यूज़ करते हुए हम बना रहे हैं एंड गेट। एंड गेट में आपको डायोड्स यूज़ होंगे, दो डायोड्स यूज़ होंगे जो रिवर्स बायस में एक्ट होते हैं। ये है आपका ए, ये है आपका बी। एक डायोड यहाँ लगाओगे बट रिवर्स में। और गेट का जब हमने रियलाइजेशन किया था, इसको रियलाइजेशन कहते हैं गेट्स का। सो इट इज रियलाइजेशन भी इसको कहते हैं, आपको ध्यान रखना है वर्ड रियलाइजेशन। तो इसमें तो बोल दिया सर्किट डायग्राम बनाओ, रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट भी कह सकते हैं इसको हम, रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट। तो ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है। तो जैसे ही आपको रियलाइजेशन बोलेंगे, इसका मतलब उसका जो रियल में सर्किट है उसको आपको ड्रॉ करके बताना है। ठीक है, तो रियली सर्किट होता है इसका एंड गेट का। इसमें 2 डायोड्स का यूज होता है, राइट, 2 डायोड्स का यूज होगा। और यहाँ पर आप देखोगे आउटपुट आपको मिलेगा यहाँ पर Y, बट उससे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है R, और ये एक टर्मिनल होता है, यहाँ पे वोल्टेज दे दिया VC, ये एक रेजिस्टेंस दे दिया लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे R, और एक वोल्टेज दे दिया ऊपर पॉइंट VC, और Y मतलब आउटपुट आपको लेना है। डायोड्स यहाँ पर 2 हैं, एक है D1 एक है D2। ठीक है, तो अगर आप एंड गेट को ध्यान से देखो तो ये एंड गेट के रियलाइजेशन का मतलब ये एंड गेट के अंदर है, ये एंड गेट के इनसाइड है। तो ये एंड गेट है, सपोज एंड गेट का सर्किट हमने बनाया था अभी, इस तरह से एंड गेट बनता है। ये एंड गेट है, तो ये इसके 2 इनपुट्स हैं और ये इसका आउटपुट है। ठीक है, तो एंड गेट का रियलाइजेशन कहते हैं इसको, एंड गेट का सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो ये भी हो गया आपका 5th। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें अलग अलग चीज़ें पूछी हैं, अलग अलग पार्ट्स में क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसके आपको अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग इसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, 5 पार्ट्स में पूछा था। तो 5 पार्ट्स का मतलब आप देखो, ये 1 नंबर का है, 4 मार्क्स का टोटल है ना, ये 1 मार्क्स का था, ये 1 मार्क का है, 1 1। ये बुलियन एक्सप्रेशन है आपका, ये 1 मार्क की डेफिनेशन है, 1 हाफ हाफ, फिर 1, फिर रियलाइजेशन भी 1। ठीक है, मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा क्लियर रखें आप दिमाग में। 1 मार्क का ये डेफिनेशन, हाफ मार्क का सर्किट डायग्राम, हाफ मार्क का बुलियन एक्सप्रेशन, 1 मार्क का ट्रुथ टेबल। कितने हो गए बच्चों? एक यहाँ पे 2 और ये 3, और 1 मार्क का हो गया आपका ये वाला 1 मार्क का रियलाइजेशन या सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो रियलाइजेशन भी इसमें पूछा गया है। ये एंड गेट का रियलाइजेशन है जिसमें डायोड रिवर्स बायस लगते हैं। इन डायोड को हम फॉरवर्ड कर लें तो ये और गेट का रियलाइजेशन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो पूछा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7, आप देखो ध्यान से। ये बोला एक्सप्लेन कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। इसमें आपसे तीनों जो सॉलिड्स होते हैं 3 तरह के, उनका आपको पूछा है एनर्जी बैंड डायग्राम के बेस पर
उन तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इन तीनों को अगर आपको एक्सप्लेन करना है बैंड डायग्राम के बेस पे तो हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की। तो कंडक्टर जो होता है, इसमें आप देखो कंडक्टर में कंडक्टर फर्स्ट आएगा। इसमें टोटल है कितने एक्सप्लेन कंडक्टर, तो ये पहला फर्स्ट आ गया कंडक्टर हमारे पास, ये फर्स्ट कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर इन सम सॉलिड्स कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप्ड, सो देयर इज नो बैंड गैप बिटवीन देम, इट मीन्स डेल्टा ई जी इक्वल्स टू 0। तो कंडक्टर के लिए खास क्या है, कंडक्टर के लिए आप बोलोगे कंडक्टर एक ऐसा सॉलिड है जिसके लिए कंडक्टर एक ऐसा सॉलिड हो गया जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों क्या हैं, ओवरलैप्ड हैं, ठीक है। तो ओवरलैप्ड है तो आपको ड्रॉ करके बताना पड़ेगा यहाँ पे कि ओवरलैप्ड कैसे होते हैं। तो यहाँ पर ही एनर्जी बैंड का डायग्राम बनाएंगे। ये है आपका वैलेंस बैंड, इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड, वी भी लिख दोगे, वैलेंस बैंड है। फिर आपका कंडक्शन बैंड जो होगा वो कंडक्शन बैंड हम बना रहे हैं, देखो यहाँ पर, तो ये है आपका कंडक्शन बैंड, इस तरह से ये यहाँ तक चलेगा, ठीक है। सो दिस इज कंडक्शन बैंड, सी डॉट बी भी लिख सकते हो, कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड। सो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप्ड होते हैं। बैंड जो एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा, इट इज 0 फॉर कंडक्शन। ये आपका फर्स्ट का डायग्राम है, ठीक है। सो इन सम सॉलिड्स आपने लिखा कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप्ड, सो देयर इज नो बैंड गैप बिटवीन देम, दिस सॉलिड इज कॉल्ड कंडक्टर, या दीज सॉलिड्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो इंसुलेटर। इंसुलेटर में सम सॉलिड्स एनर्जी गैप इज लार्ज, एनर्जी गैप लार्ज होता है, लार्ज कितना, ग्रेटर देन मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए भी डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ये है आपका कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड बना दिया, ठीक है। और यहाँ बना देंगे हम वैलेंस बैंड, ये है वैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में आपको गैप लार्ज दिखाना है, ये है डेल्टा ई जी, डेल्टा ई जी। इन सम सॉलिड्स एनर्जी गैप इज लार्ज, तो लार्ज गैप है, इसको बोलते हैं, दीज सॉलिड्स आर कॉल्ड इंसुलेटर। ये हो गया आपका सेकेंड, ठीक है। फिर आता है थर्ड होता है सेमीकंडक्टर। इन सम सॉलिड्स अ फाइनाइट बट स्मॉल बैंड गैप एग्जिस्ट। स्मॉल बैंड गैप होता है जो कवर किया जा सकता है इजीली, उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। ऐसा सॉलिड जिसके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो काफ़ी कम है, क्वाइट लो गैप होता है, और ये गैप इजीली कवर किया जा सकता है। ये गैप डेल्टा ई जी का जो गैप है ये आराम से कवर कर सकते हैं, डेल्टा ई जी ये गैप है, और ये आएगा आपका लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर्स, दीज आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि गैप क्या होता है, गैप इजीली कवर होता है। गैप मतलब एनर्जी जो होती है ये रूम टेम्परेचर पे इजीली इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है, और इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली मूव कर जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन करने लगते हैं, ठीक है। कंडक्टर तो आपको पता है जो इजीली कंडक्ट करता है, करंट फ्लो करता है, जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कोई गैप नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में लाने के लिए। इंसुलेटर जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस ही रहेंगे, कभी भी कंडक्शन बैंड में, मतलब कभी भी वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो सकते। थर्ड आता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में गैप जरूर है, सेमीकंडक्टर क्या है, गैप है, बट ये गैप इजीली कवर हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे। तो सेमीकंडक्टर के लिए हम ये भी कह सकते हैं एट 0 केल्विन टेम्परेचर, कि सेमीकंडक्टर क्या होता है कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन अगर टेम्परेचर है तो दिस सेमीकंडक्टर behaves like insulator. At 0 Kelvin temperature it is insulator, ठीक है। एंड एट रूम टेम्परेचर, अब रूम टेम्परेचर कितना, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको 300 केल्विन कहते हैं। सो एट 300 केल्विन टेम्परेचर इट बिहेव्स लाइक कंडक्टर, इसलिए इसका नाम क्या है, इसलिए इसका नाम है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब
रूम टेम्परेचर पे तो ये कंडक्टर है और 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंसुलेटर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है राइट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी क्या होगी? रेजिस्टिविटी आपसे पूछी है सेमीकंडक्टर की, रेजिस्टिविटी एट कहाँ पर पूछा है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी जो होगी ये तो किसके इक्वल होगी? ये तो होगी इंसुलेटर के इक्वल। तो रेजिस्टिविटी जो जीरो टेम्परेचर पे होगी वो इंसुलेटर के इक्वल होती है। तो इंसुलेटर के इक्वल होगी तो रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की होती है 10⁻11 ओम मीटर। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो ये रेजिस्टिविटी लिखा, ये आएगा इट इज ग्रेटर देन 10⁻11 ओम मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी के लिए आएगा ओम मीटर, ये लिखा हमने। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू 10⁻11 रो ओम मीटर। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, राइट द वैल्यू, ये भी आपका इसका पार्ट है। नाउ नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है वापस ट्रांजिस्टर का, अभी लास्ट ये ट्रांजिस्टर में आता है। 8th क्वेश्चन है ड्रॉ द सिग्नल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। सिग्नल मतलब डायग्राम। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, ड्रॉ द रिक्वायर्ड सर्किट डायग्राम। अब आपको ट्रांजिस्टर की वर्किंग लास्ट में दे दी है, हालांकि इसको पहले दे तो पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं ट्रांजिस्टर की वर्किंग। तो ट्रांजिस्टर की वर्किंग हमें एक्सप्लेन करनी है। कौन सा ट्रांजिस्टर एक्सप्लेन करना है? एनपीएन। तो ट्रांजिस्टर होता है इसमें एनपीएन जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर, इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट होता है एन, सेकेंड पार्ट होता है पी बेस, और थर्ड पार्ट होता है कलेक्टर। इसको कहते हैं एमीटर, इसको कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं कलेक्टर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है एक्टिव रीजन में, इसको जब वर्किंग हम करेंगे वर्किंग मोड या एक्टिव मोड में, जो पहला जंक्शन होता है इसको फॉरवर्ड बायस रखते हैं। तो एन को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और जो कलेक्टर वाला जंक्शन होता है कलेक्टर बेस जंक्शन, इसको रखते हैं रिवर्स बायस में। तो एन को यहाँ पर जोड़ेंगे पॉजिटिव से। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ये सर्किट डायग्राम है एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग का। ये कनेक्शन हमने दिया, ये आपको पता है इनपुट साइड होती है और ये आउटपुट साइड होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो इनपुट साइड आउटपुट साइड ये हो गया। ये बैटरी हमने लगा दी यहाँ पर। जो ये वाला जो वोल्टेज होगा इसको मैं लिखूंगा VEB, मतलब एमीटर बेस जंक्शन पर जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, और ये जो वोल्टेज अप्लाई होगा ये होगा VCB, ये कलेक्टर बेस जंक्शन पे वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर ध्यान से देखना, एन वाले को, फर्स्ट वाले पार्ट को एमीटर कहते हैं। एमीटर मतलब ये एमिट करेगा चार्ज कैरियर्स को, और ये एन टाइप का है। तो एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? एमीटर है। एमीटर इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर विच एमिट्स चार्ज कैरियर्स। कलेक्टर इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर विच कलेक्ट्स चार्ज कैरियर्स। और ये जो बेस होता है इट इज कनेक्टिविटी फॉर एमीटर एंड कलेक्टर। कनेक्टिविटी क्रिएट करता है बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर, ये बेस है। इस बेस के थ्रू चार्ज कैरियर्स कलेक्टर में जाते हैं। ठीक है, तो एमीटर एन टाइप का है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच जाएंगे? कलेक्टर में। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन जरूर बेस में, बेस किस टाइप का है? पी टाइप का। कुछ इलेक्ट्रॉन जरूर बेस में, होल बेस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बेस में होल से कंबाइंड हो जाएंगे और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज में मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ से 100% इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 2 to 5% कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बेस में होगा? 2 to 5%। मैक्सिमम अगर हम लें तो मैक्सिमम में 5% लिख देता हूँ। देखो 5% इलेक्ट्रॉन्स यहाँ यूज होंगे और 95% इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में आ जाएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स अगर यूं मूव कर रहे हैं तो एमीटर के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं राइट साइड, तो करंट लेफ्ट साइड आएगा। इस करंट को बोलते हैं एमीटर करंट। इलेक्ट्रॉन्स बेस में इस तरह से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बेस में एंटर कर रहे हैं, तो कलेक्टर का जो बेस करंट होगा
इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ये हो गया बेस करंट। और फिर इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे कलेक्टर में, और कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन राइट में है, तो कलेक्टर करंट लेफ्ट साइड फ्लो होगा, तो ये आएगा कलेक्टर करंट IC। ठीक है, तो यहां पर ये इसकी वर्किंग है, सिंपल सी वर्किंग है। वर्किंग आप ध्यान से देखो, सिंपल सी वर्किंग है। ट्रांजिस्टर में 3 पार्ट होते हैं। एमीटर चार्ज कैरियर्स को एमिट करता है, ये एमिट कर देगा, बेस के थ्रू कलेक्टर में जाएंगे। एमीटर के चार्ज कैरियर्स का जो करंट होता है उसको कहते हैं एमीटर करंट, मतलब जो भी एमीटर चार्ज कैरियर्स एमिट करता है उससे बनने वाला करंट इट्स कॉल्ड एमीटर करंट। फिर 5% चार्ज कैरियर्स बेस में डिफ्यूज होते हैं, और बेस में डिफ्यूज होने पर ये जो 5% चार्ज कैरियर्स है इनसे बनने वाला करंट कहलाता है बेस करंट IB, और रिमेनिंग 95% कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। कलेक्टर इनको कलेक्ट करता है, और ये है IC कलेक्टर करंट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, बाइसिंग में देखना, बाइसिंग इसकी कैसी की है। EB जंक्शन जो था आपका पहला EB जंक्शन, इसको हम रखते हैं फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड का मतलब ये N है, तो नेगेटिव से कनेक्ट करोगे। नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। अब इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, एमिटर एमिट कर रहा है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में पहुंचते हैं। हालांकि कलेक्टर भी ध्यान से देखोगे तो किस टाइप का है, N टाइप का, मगर कलेक्टर खुद इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं करता, ऐसा काम है इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना। इसीलिए यहाँ पर कौन सा चार्ज लगाया, देखो यहाँ पर आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर चार्ज आएगा प्लस का। अब आप सोचो प्लस का इसलिए लगाया तो कि ये प्लस क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसलिए इस वाले जंक्शन को, कौन सा जंक्शन है, कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रखा है रिवर्स बायस में, ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिपेल ना हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो। तो एमिटर भी जो भेजेगा वो भी कलेक्टर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, और खुद के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अट्रैक्ट कर लेगा। इसलिए इस कलेक्टर को प्लस से जोड़ देते हैं और इसको रिवर्स बायस में रखते हैं। इसी वजह से एमिटर एमिट करता है और ये बेस के थ्रू कलेक्टर में आ जाते हैं, राइट। तो ये है इसकी वर्किंग। तो वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है, देखो द एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। मैंने बताया आपको ये जंक्शन कौन सा है, एमिटर बेस जंक्शन ही वाला। कैसे रखा है, फॉरवर्ड बायस में, N को नेगेटिव से जोड़कर। एंड द बेस कलेक्टर, या जो बेस कलेक्टर वाला जंक्शन है, इज इन रिवर्स बायस टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ट्रांजिस्टर। हमें ट्रांजिस्टर का स्टडी करना है, बिहेवियर, तो ऐसे रखना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड एक्टिव स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है, एक्टिव मोड, वर्किंग मोड भी कह सकते हैं। NPN ट्रांजिस्टर इन सर्किट एंड सिंबल लिखा हुआ डायग्राम में। इन एक्टिव स्टेट NPN ट्रांजिस्टर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स इन एमिटर आर सेंट टुवर्ड्स बेस। मेजॉरिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की बेस की तरफ आ रहे हैं। द बैरियर ऑफ एमिटर जंक्शन बेस जंक्शन इज रिड्यूस बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड बायस, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू बेस। इलेक्ट्रॉन्स बेस में एंटर कर जाते हैं। अबाउट 5% ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, जैसा मैंने आपको बताया, 5% ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स recombined with holes in the base region results very small current IB। स्मॉल करंट क्या होगा, IB, जो 5% इलेक्ट्रॉन है। द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड 99%। 99% मतलब आप 99% लिखा है, इसको आप 95 to 99% कह सकते हो। 95 to 99% enters the collector region because they are attracted toward positive terminal। मैंने कहा towards positive terminal of battery results collector current IC। तो आपने जो NPN जो कलेक्टर था N का, उसको किसको जोड़ो, किससे जोड़ा आपने, पॉजिटिव टर्मिनल से, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। द बेस करंट इज द डिफरेंस बिटवीन I एंड IC एंड प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल रिकॉम्बिनेशन द बेस। सो ये रिलेशन ध्यान रखना है, I इक्वल्स टू क्या होगा, IB प्लस IC। I इक्वल्स टू IB प्लस IC। हम ये कह सकते हैं यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। ये बेस जो रिलेशन आया आपके पास, ये कैसे आया, यूजिंग KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ से, किरचॉफ जंक्शन लॉ से, किरचॉफ फर्स्ट लॉ से I इक्वल्स टू क्या होगा, IB प्लस IC। सो वी ऑल्सो सी IE और IC ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, क्योंकि IB तो आपका वेरी स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल करंट होता है, ठीक है। तो ये है ट्रांजिस्टर की वर्किंग। अब देख लेते हैं इसमें और कुछ पूछा क्या इसके अलावा। बोला ड्रॉ द सिग्नल ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। अच्छा, NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल भी बनाना है, सिग्नल मतलब सिंबल। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। वर्किंग, इसकी वर्किंग समझानी है, मैंने वर्किंग आपको बता दी। सबसे पहले आपको ये सिंबल बोला था, यहाँ पर ड्रॉ द सिंबल।
तो सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टर का, तो सिंबल बना लेते हैं। देखो कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका सिंबल बनाना है, ये बनाते हैं। चलो सिंबल बनाने से ये ट्रांजिस्टर बनाया हमने, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है वो सर्कल बनाना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा ऐसे, एमीटर पार्ट के लिए एक ये इंक्लाइन लाइन, कलेक्टर के लिए ये वाली इंक्लाइन लाइन, ठीक है। ये आ गया, इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब हमें बनाना है NPN का। अब आपको पता है N क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरफ भेज रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में, तो करंट का मूवमेंट तो लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो N, ये बोला P और ये बोला N, कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN। तो इलेक्ट्रॉन तो N से P मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है वो है N to P, बट करंट हमेशा फ्लो होता है P to N। तो करंट हमेशा फ्लो होता है P to N, तो करंट हमेशा फ्लो होता है P to N, तो करंट की डायरेक्शन देख लो, P to N ऐसे बनाया। तो ये करंट आपको पता है, ये करंट क्या होगा, IE, ये करंट क्या होगा, IB, और ये करंट क्या होगा, IC। ये है सर्किट डायग्राम ऑफ विच ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। अगर ये एरो में चेंज कर देता हूँ तो ये सर्किट डायग्राम बन जाएगा, सिंबल बन जाएगा, सर्किट सिंबल किसका, PNP का। अगर ट्रांजिस्टर PNP है तो करंट तो हमेशा P से N फ्लो होगा, P से N फ्लो हो रहा है करंट, तो NPN ट्रांजिस्टर है तो करंट ऐसे, और PNP होगा तो यहाँ P यहाँ N, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। ये है इस ट्रांजिस्टर का सिंबल NPN का, ठीक है। मैं PNP का भी ड्रॉ कर देता हूँ। देखो अगर ट्रांजिस्टर हमें बनाना पड़े PNP NPN दोनों का, तो ये P, ये N और ये P, तब करंट की डायरेक्शन ये बनाओगे, ठीक है। तो ये NPN है, तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, ये ट्रांजिस्टर हो गया PNP, NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर की वर्किंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखो आगे, अगला, ड्रॉ अ सर्किट टू ऑब्टेन द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इट्स डायनामिक करंट गेन एंड एक्सप्लेन डायनामिक रेजिस्टेंस, एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा आल्सो। तो आपसे यहाँ पर ट्रांजिस्टर के लिए पूछा है, ड्रॉ द सर्किट टू ऑब्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये कॉमन एमिटर के लिए, ये वाला कॉमन एमिटर के लिए, इससे लास्ट क्वेश्चन 4th या 3rd था कॉमन बेस के लिए, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम मैंने आपको पहले ही बनाना सिखाया था, फिर बनाना सिखा रहा हूँ। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा वो देखो। कौन सा ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमिटर, तो ट्रांजिस्टर हम लेंगे, ये ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम हो गया। एमिटर आपको कॉमन लेना है, तो ये कॉमन एमिटर, ये एमिटर मैंने कॉमन ले लिया, इनपुट साइड भी जाएगा आउटपुट साइड भी जाएगा, ठीक है। और ये आपका आउटपुट हो गया। तो मैंने वही कौन सा ट्रांजिस्टर लूँ, NPN, तो ये ट्रांजिस्टर ले लिया मैंने NPN। करंट की डायरेक्शन P to N फ्लो होती है, तो ये हो गया आपका एमीटर करंट जो कॉमन है। इस साइड आएगा बेस करंट, ठीक है, इस साइड जो होता है बेस करंट, एमीटर आपको कॉमन रखना था, राइट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या होते हैं आपको पता है, ये होता है ग्राफ बिटवीन, कैरेक्टर्स हमने पढ़े, डायोड के पढ़े हमने, ट्रांजिस्टर के पढ़े। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को, उस वेरिएशन को ग्राफ में प्लॉट करना, तो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहते हैं। सो द ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर और डायोड, किसी का भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया IB। अब करंट मेजर करने के लिए जो IB मेजर करना है, इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर, IB हमेशा कम होता है आपको पता है, तो कौन सा एमीटर लगाया, माइक्रो एमीटर, ठीक है। तो माइक्रो एमीटर लगेगा यहाँ पर, माइक्रो एमीटर, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो ये माइक्रो एमीटर यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखो बैटरी लगानी पड़ेगी, तो बैटरी कौन सी लगाएंगे, कौन से जंक्शन में रखना होता है हमें आपको पता है, कौन से जंक्शन में रखना होता है इसको, इस वाले को, फर्स्ट वाला जंक्शन है ना, फर्स्ट वाले जंक्शन को रखना होता है हमें कौन से बायस में, फॉरवर्ड बायस में। तो ये NP, ये P है ना, तो P को पॉजिटिव से जोड़ लो, ठीक है। ये रख दिया मैंने फॉरवर्ड बायस में, प्लस हो गया, ये प्लस को आपने जोड़ दिया P से, फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। तो बैटरी का जो नाम है वो लिखेंगे हम यहाँ पर, बैटरी के लिए तो लिख देते हैं VBB, ठीक है। अब
माइक्रो एमीटर तो करंट मेजर करेगा, तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगेगा उसको क्या लिखेंगे हम, वोल्ट मीटर को क्या लिखेंगे, वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, इस जंक्शन का वोल्ट, तो इस जंक्शन का वोल्टेज है VBE, ये जंक्शन का वोल्टेज हो गया। बेस एमीटर जंक्शन पर जो वोल्टेज होगा वो VB होगा, ठीक है। तो ये इनपुट साइड का डायग्राम हमने बनाया। अब देखो आउटपुट साइड का डायग्राम बनाए, तो आउटपुट साइड का डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सेम है, आउटपुट साइड के लिए भी क्या लगाना पड़ेगा, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर, एक बैटरी जो वेरी करती है। बैटरी भी कौन सी लगानी पड़ती है, जो वेरिएबल है, मतलब बैटरी विद रियोस्टेट भी कह सकते हो, वेरिएबल पोटेंशियल वाली बैटरी, इसको पोटेंशियल डिवाइड करने वाली बैटरी भी कह सकते हो। अब यहाँ पर आएगा कौन सा करंट, कलेक्टर करंट, और कलेक्टर करंट के लिए मेजर करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा मिली एमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने लगाया N, तो N को यहाँ पर रिवर्स बायस में जोड़ना होता है, तो N को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, इस वाले P को पॉजिटिव से, मतलब ये फॉरवर्ड बायस, और इस वाले N को पॉजिटिव से बिकॉज रिवर्स बायस, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस लगाना है, तो रेजिस्टेंस भी यहाँ लगाए थे, देखो इस तरह से, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया RL, ये रेजिस्टेंस है RI इनपुट का, ये आउटपुट का रेजिस्टेंस, ये बैटरी होगी VCC क्योंकि कलेक्टर साइड लगाते हैं, और इस साइड का जो वोल्टेज होगा उसको लिखेंगे VCE, एमीटर तो कॉमन हो गया, वोल्टेज क्या लिखेंगे VCE, ये आएगा, ठीक है। तो ये है सर्किट टू ऑब्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। ये ग्राउंडिंग और कर देते हैं, बस एक लास्ट ये जो कॉमन होता है, जो कॉमन एमीटर और कॉमन बेस हो, कॉमन जो जंक्शन होता है, कॉमन पार्ट, उसको हम जरूर ग्राउंडिंग कर देते हैं ट्रांजिस्टर में, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम है टू ऑब्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या होगा, IB वर्सेस VB, ये तो हो गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ बताओ ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का मतलब होगा ग्राफ बिटवीन कलेक्टर करंट वर्सेस VCE, ठीक है। जब ये ग्राफ बना रहे होंगे तो आउटपुट वोल्टेज क्या है VCE, इट रिमेन्स कांस्टेंट, और जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बना रहे होंगे तब इनपुट करंट IB रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये खास बात है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। इनपुट के लिए हमें क्या कांस्टेंट रखना पड़ता है, जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाओगे तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखोगे, और जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाओगे तो इनपुट करंट को कांस्टेंट रखोगे। ये खास बात ध्यान रखनी है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए, ठीक है। अब ये ग्राफ जो हम बनाते हैं, इस ग्राफ में आपको बोला है कि जो करंट गेन है, करंट गेन कॉमन एमीटर के लिए और डायनामिक रेजिस्टेंस, इन दोनों को आपको इसमें नोट करना है, बताना है डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट गेन क्या होता है। तो करंट गेन जो होगा, करंट गेन, इसमें सबसे पहले करंट गेन लिखें, तो पहला पार्ट तो डायग्राम बना दिया हमने, दूसरे पार्ट में आ जाए तो दूसरे पार्ट में बोला है करंट गेन। तो करंट गेन कॉमन एमीटर के लिए लिखा जाता है बीटा से, बीटा, और बीटा की वैल्यू डेल्टा IC, आउटपुट करंट कौन सा IC है, तो आउटपुट करंट में चेंज क्या होगा डेल्टा IC, और इनपुट करंट क्या IB है, तो इनपुट करंट में चेंज क्या होगा डेल्टा IB। तो करंट गेन हो गया डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, ये करंट गेन है इस कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का, ठीक है। अब करंट गेन तो मिल गया, अब हमें चाहिए रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कौन सा है, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या है, यहाँ पर डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जो वेरी करता है, अब वेरी करता है इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये हम निकाल सकते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर का, डायनेमिक रेजिस्टेंस करंट गेन निकाल दिया। अब लिख रहे हैं हम डायनामिक रेजिस्टेंस। इवन डायनामिक रेजिस्टेंसेस कहा जा सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपके यहाँ पर दो होंगे, एक तो इनपुट साइड का RI, एक आउटपुट साइड का R आउट, टोटल निकालने को बोला है। डायनामिक रेजिस्टेंस फर्स्ट लिखेंगे हम इनपुट, तो इसको लिखेंगे RI से इनपुट, और सेकंड आ जाएगा आउटपुट,
दोनों को निकाल देते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस दो हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम निकालते हैं इनपुट। देखो फर्स्ट इनपुट रेजिस्टेंस आर आई। अब रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है। तो वोल्टेज क्या है यहाँ पर वी बी, और करंट क्या है, वोल्टेज तो है वी बी और करंट क्या है इनपुट साइड में, वो है आई बी। तो वोल्टेज में अगर हम चेंज लाएं, मतलब क्योंकि आपको पता है डायनामिक रेजिस्टेंस वेरी करता है, तो वेरिएशन में आपको जब भी रेजिस्टेंस वेरी करता है तो स्मॉल पार्ट, मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ वोल्टेज लेना पड़ेगा, स्मॉल पार्ट ऑफ करंट लेना पड़ेगा, ठीक है। स्मॉल पार्ट्स के हिसाब से रेजिस्टेंस वेरी करता है। तो ये आपने स्मॉल पार्ट ऑफ वोल्टेज, स्मॉल पार्ट ऑफ करंट का रेशियो होता है डायनामिक रेजिस्टेंस। तो आप बताओ वोल्टेज कौन सा है, बी, करंट कौन सा, आई बी। तो डेल्टा वी बी लिख देंगे और आई बी लिख देंगे। इसको कहते हैं इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस। तो सेकंड क्या चाहिए, आउटपुट। तो आउटपुट डायनामिक रेजिस्टेंस आ जाएगा आर आउट, ये भी सेम आ जाएगा डेल्टा वी सी ई, और आउटपुट करंट क्या है, डेल्टा आई सी। इनपुट और आउटपुट करंट आ गया, सॉरी इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस आ गया। और डायनामिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये वेरी करता है, ठीक है। ये स्मॉल इंटरवल के लिए डेल्टा वी बी, स्मॉल इंटरवल के लिए डेल्टा आई बी। नेक्स्ट इंटरवल पे जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, अलग अलग आता है, ठीक है। तो इनिशियली रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, बाद में कम हो जाता है, तो रेजिस्टेंस वेरी करता है, इसलिए इसको डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट। फिर आपको बोला लास्ट में देखो एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालने को बोला है, तो ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। तो हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो उसके लिए हम लिखेंगे एज वी नो, हमें पता है जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए एमिटर करंट जो होता है, एमिटर करंट आई ई, ये ही बेस करंट और कलेक्टर करंट को बनाता है। एमिटर करंट ही क्या करता है, बेस करंट और कलेक्टर करंट को बनाता है। एज वी नो आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, एडिशन ऑफ बेस एंड कलेक्टर करंट इज कॉल्ड एमिटर करंट। अब इसमें हमें रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन बनाना देखो, तो हमें पता है ऐसे आई ई, आपने लिखा आई ई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, राइट, आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। अब हम क्या करेंगे, इफ देयर इज चेंज इन कलेक्टर करंट, तो हम लिख सकते हैं सो डेल्टा आई ई इक्वल्स टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी, डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी, ठीक है। now this equation, this is first equation, divide this equation divide by delta IC। तो डिवाइड कर देंगे डेल्टा IC से, तो डेल्टा I अपॉन डेल्टा IC डिवाइड कर दिया इसलिए, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा IB, और डिवाइड कर देंगे क्या डेल्टा IC, प्लस यहाँ पे डेल्टा IC डिवाइड बाय डेल्टा IC, तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है, तो नीचे लिख दोगे बिकॉज अल्फा इक्वल्स टू होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE, सिमिलर बीटा इक्वल्स टू होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। पता है अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा इज द करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। बेस अगर कॉमन है तो इनपुट साइड क्या होगा, ये इनपुट साइड एमिटर होगा। कलेक्टर आउटपुट फिक्स होता है, आउटपुट हमेशा कलेक्टर ही होता है। देखो डेल्टा IC, यहाँ भी डेल्टा IC। तो बेस अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दे तो एक तो कॉमन बेस होता है, एक कॉमन एमिटर होता है। जब बेस कॉमन हो गया तो एमिटर इनपुट हो जाएगा, और जब एमिटर आपका कॉमन हो गया तो बेस इनपुट हो जाता है, ठीक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू है। अब इस अल्फा बीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन में रखें अल्फा बीटा की वैल्यू, तो ये देखो आप अल्फा इक्वल्स टू होता है IC अपॉन आई, यहाँ पे आई अपॉन IC है, इन्वर्टेड है, रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन अल्फा। यहाँ पर आ जाएगा, ये भी किसका रेसिप्रोकल है, बीटा का, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन बीटा प्लस 1, ठीक है। तो 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। अब अल्फा और बीटा में रिलेशन लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो अल्फा इक्वल्स टू, ये रिलेशन यहाँ पे एक तो ये आ ही गया। इसके अलावा हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू होगा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा और बीटा में रिलेशन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। सो इट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा दे रखा हो तो बीटा निकाल सकते हो, बीटा दे रखा हो तो अल्फा निकाल सकते हो। क्लियर?
तो ये समझ में आ गया आपको, ये है ट्रांजिस्टर का कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और अल्फा और बीटा में रिलेशन। अल्फा और बीटा में रिलेशन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अल्फा और बीटा में रिलेशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी इसका आ सकता है, ठीक है। तो मेरी तरफ से बताऊँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका जो था कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। नेक्स्ट चलो, ड्रॉ अ साइन इंडिकेटिंग द NAND गेट एंड राइट इट्स ट्रुथ टेबल, मेक बुलियन सर्किट टू ऑब्टेन और एंड नॉट गेट्स विद द हेल्प ऑफ NAND गेट। तो NAND गेट आपको पता है यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, NAND गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट, सो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। सो साइन क्या होता है NAND गेट का? NAND गेट का साइन होगा, सबसे पहला साइन बनाओ, फर्स्ट साइन क्या होगा, हम बनाएंगे एंड गेट पहले, तो ये एंड गेट बना दिया, ठीक है। और नॉट गेट का एक सर्कल हम यहाँ लगा देते हैं आगे, तो ये क्या बन जाएगा, NAND गेट। NAND गेट में भी कितने इनपुट्स होंगे, दो इनपुट्स हैं A एंड B, और ये इसका आउटपुट आएगा Y, ठीक है। राइट इट्स ट्रुथ टेबल, तो मैं पहले इसका बुलियन सर्किट, बुलियन एक्सप्रेशन लिख दूं, Y इक्वल्स टू क्या होगा, A डॉट B, एंड गेट क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, और नॉट गेट क्या करता है, इसको इन्वर्ट कर देता है, तो Y इक्वल्स टू A डॉट B बार। सेकेंड पार्ट में पूछा है इसका ट्रुथ टेबल, तो हेडिंग डाल देंगे सेकेंड लिखकर ट्रुथ टेबल, और फिर हम उस टेबल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कहीं भी इधर उधर लिख के मत आ जाना, सर पेज के एक साइड सर्किट बना लिया और एक कोने में ट्रुथ टेबल लिख के आ गए। एग्जामिनर को नंबर देने में तकलीफ नहीं देनी है, अपने को सीक्वेंस में लिखना है ताकि वो भी आराम से नंबर दे सके, ठीक है। तो सीक्वेंस में लिखोगे सबसे पहले सर्किट डायग्राम, फिर लिखोगे ट्रुथ टेबल, और हेडिंग डालकर टेबल इसके अंदर बना देंगे। A एंड B आर इनपुट्स, Y इज आउटपुट ऑफ NAND गेट। ट्रुथ टेबल में इनपुट कॉम्बिनेशंस आपको पता है, दोनों 0 हो, A0 B1 हो, A1 हो B0 हो, या फिर दोनों 1 हो। दीज आर द 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रुथ टेबल। अब आउटपुट आपको लिखना है, आउटपुट बताना है इसके हिसाब से। एंड गेट मतलब मल्टीप्लाई करके इन्वर्ट करना है, तो 0 0 को मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, इन्वर्ट करोगे तो 1 आएगा। 0 और 1 को मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, इन्वर्ट करेंगे 1 आएगा। 1 और 0 को मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, इन्वर्ट करेंगे 1 आएगा। और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 इंटू 1 होगा, 1 का इन्वर्ट करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो आप देखोगे शुरू से 3 कॉम्बिनेशन में 1 1 1 चल रहा है, लास्ट में जाके 0 आया, लास्ट में एक 0 आया। इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल ऑफ NAND गेट। अब देखो अगला, ध्यान से देखें, मेक बुलियन सर्किट्स टू ऑब्टेन और एंड नॉट गेट्स विद द हेल्प ऑफ NAND गेट। NAND गेट की हेल्प से बाकी ये 3 बेसिक गेट्स आपको बनाने हैं। हम पढ़ते हैं NAND गेट और NOR गेट जो कॉम्बिनेशन वाला है, दीज आर यूनिवर्सल गेट्स एंड दीज गेट्स कैन मेक एनी टाइप ऑफ गेट। सो इसीलिए आपसे पूछा भी गया है कि NAND गेट का यूज़ करते हुए और बनाओ, एंड बनाओ और नॉट गेट बनाओ, ठीक है। अब उसको कैसे याद रखोगे, देखो आपको पता है NAND गेट ये रहा, ये NAND गेट है, राइट। इसमें कितने इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स हैं, और कितने आउटपुट है, 1 आउटपुट है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अगर इन दोनों जो हमारे पास NAND गेट के 2 इनपुट्स हैं, अगर इन दोनों इनपुट्स को सिंगल इनपुट में कन्वर्ट कर दूं, इन दोनों इनपुट्स को सिंगल इनपुट में कन्वर्ट कर दूं, मतलब इनपुट हमें एक ही देना है जो जिसके दोनों इनपुट्स में सेम इनपुट चला जाएगा। हमारे पास एक ही इनपुट है क्योंकि एंड गेट आपको पता है एंड और नैंड में तो 2 इनपुट्स होते हैं, तो उन दोनों इनपुट्स में सेम देना है, तो सेम देना है तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट एक ही होगा, सेम चला जाएगा दोनों साइड और आउटपुट मिल जाएगा आपको Y, ठीक है। एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा आप देखोगे कि ये तो एक NAND गेट लिया, अब हमें पता है कि NAND गेट का 2 इनपुट्स होते हैं A एंड B, तो हम 2 अलग अलग ले लेते हैं A एंड B, A भी ले लिया B भी ले लिया, ठीक है। फिर इसका जो आउटपुट आएगा, हमें फिर से NAND गेट लेना है क्योंकि हमें मेक बुलियन सर्किट टू ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ NAND गेट, केवल NAND गेट यूज करना है। तो मैंने वापस आगे कौन सा गेट यूज किया, NAND गेट। बट अब मैं अगर वापस आगे NAND गेट यूज करूंगा तो मेरे पास NAND गेट में 2 इनपुट्स होते हैं, पता है आपको, मगर इससे पहले वाले NAND गेट में तो एक ही आउटपुट है। अब ये आउटपुट
अगले नैंड गेट के दोनों इनपुट्स में सेम इन्वेस्ट होगा। तो इसके लिए हम फिर ऐसा सर्किट बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या कॉम्बिनेशन कर सकते हैं हम, देखो इसके अलावा थर्ड पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, जिसमें गेट्स को मिक्स करना होता है गेट्स को। तो हम क्या करें, दो नैंड, अब एक लिया, अब दो लिए, अब तीन ले लेते हैं, तीन नैंड गेट ले लो, तीन नैंड गेट ले लें। एक सिंगल इनपुट यहाँ ले लिया ए, एक सिंगल जो इसमें दोनों इनपुट्स में चला जाएगा वो यहाँ ले लिया बी। अब ये दो हो गए, ठीक है। इसमें जब एक ही था तो एक ही आउटपुट आएगा, वो दो इनपुट्स की तरह इन्वेस्ट हो रहा था। अब हमारे पास दो इनपुट्स हैं, ठीक है, दो इनपुट्स हैं। ये दोनों इनपुट्स अगले नैंड गेट के इनपुट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, तो यहाँ ये कितने नैंड गेट है, सिंगल वन। यहाँ कितने नैंड गेट हो गए, दो, ठीक है। दो नैंड गेट में कैसे करना है आपको पता है, ए और बी दो इनपुट्स हो गए, इसका सिंगल आउटपुट आएगा, सिंगल को अगले नैंड गेट के दोनों इनपुट्स में सेम इन्वेस्ट करना है। फिर हमने क्या किया, अगर इस अगले नैंड गेट के इनपुट्स अलग अलग इन्वेस्ट करने हो तो हमें दो नैंड गेट अलग अलग लेने पड़ेंगे और इन दोनों के आउटपुट्स को हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे। अब आप ध्यान से देखो, ये तीन सर्किट्स मैंने बनाए, तीन बुलियन सर्किट्स मैंने बनाए। अब आप खुद देख के बता सकते हो कि कौन सा सर्किट किस गेट के लिए बन रहा है। एक इनपुट एक आउटपुट, ये तो सबको पता है कि एक इनपुट एक आउटपुट वाला गेट कौन सा होता है, नॉट गेट। तो सबसे पहले ये नॉट गेट के लिए आएगा। हमें बोला है मेक बुलियन सर्किट्स टू ऑब्टेन और एंड नॉट, और गेट बनाना है, एंड गेट बनाना है और नॉट गेट बनाना है, ठीक है। तो ये है आपका, सबसे पहले मुझे और गेट चाहिए, तो ये है आपका नंबर 1 और गेट 1, मैं इसको लिख दूंगा, या चलो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ गेट। ये थर्ड बनाया, ये सेकंड बनाया और ये फर्स्ट बनाया मैंने। तो फर्स्ट गेट जो बनाया मैंने ये है नॉट गेट, ये जो बनाया ये है एंड गेट, और ये जो बनाया मैंने ये है और गेट, ठीक है। इस तरह से याद रखना है भाई, नॉट गेट का तो एक इनपुट होता है, तो एक इनपुट वाला ये रहा, राइट। और ये नैंड गेट से एंड गेट बनाना है, तो कम गेट्स यूज हो रहे हैं, तो नैंड से एंड इजीली बन जाता है। अब नैंड से और बनाना मुश्किल होता है, इसलिए तीन गेट्स का जो कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ये नैंड से और की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक याद रखें, ये लॉजिक आपको नॉर गेट में भी आप इस लॉजिक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे 10th हो गया हमारा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आ रहा है इसमें राइट लेंज लॉ। अगला क्वेश्चन इसमें लेंज लॉ के लिए बोला है। लेंज लॉ, these law are based on the conservation principle of which physical quantity, मतलब ये लॉ किस कंजर्वेशन पर बेस्ड है, ठीक है। और फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ डायनेमिक रॉड्स, मतलब कंडक्टिंग रॉड बोला है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ द रिक्वायर्ड पिक्चर। तो लेंज लॉ आपको पता है, लेंज लॉ ये आता है हमारे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए। इंड्यूस करंट जो फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए काम आता है। तो ये आपने पढ़ा होगा लेंज लॉ, फैराडेस का फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ, फिर आता है थर्ड लॉ। तो लेंज लॉ के लिए हम लिखेंगे, इसमें क्या होगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए बोलते हैं। तो इंड्यूस करंट आप लिखोगे लेंज लॉ के लिए, कैसे लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो लिख ही लोगे आप, फिर आप लोगे द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, या लिख सकते हैं द इंड्यूस करंट, द इंड्यूस्ड करंट, जो भी करंट इंड्यूस होगा ड्यू टू ईएमआई, द इंड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट ऑलवेज फ्लो। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस, या प्रोड्यूस मत लिखो, तो इन द सर्किट जो करंट इंड्यूस हुआ है, द इंड्यूस करंट इन द सर्किट इज always flow in such a direction that it opposes
that it opposes the very first cause, the very first that it opposes the very first cause या reason आप कह सकते हो, the very first cause that produced it, ठीक है। तो इंड्यूस करंट हमेशा उसी रीजन का, उसी कॉज का अपोज करती है जिस कॉज से वो इंड्यूस होती है। ये आपने पढ़ा है लेंज लॉ। ये हमें काम आता है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने में। हम देखेंगे कि जिस रीजन से ईएमआई हो रहा है उसी रीजन का अपोज करते हुए हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताना है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट फ्लक्स घटाएगा, अगर फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस करंट फ्लक्स को बढ़ाएगा। हमेशा अपोज करना है, उसके बेस पे हम डायरेक्शन इसकी निकाल लेते हैं। अब बताओ ये लॉ किस पर बेस्ड है? फर्स्ट तो आपने लिख दिया है, लॉ लिख दिया। दिस लॉ आर बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, किस कंजर्वेशन क्वांटिटी पर बेस्ड है? सो दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है लेंज लॉ। एक आपका किरचॉफ सेकंड लॉ भी एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है और लेंज लॉ भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अब बोला फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ डायनेमिक रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेट और द रिक्वायर्ड पिक्चर। तो एक जो रॉड है कंडक्टिंग रॉड, उस कंडक्टिंग रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है दे रखा है। उस रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आपको बताना है, निकालना है। तो ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हम एक जैसा सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक यूनिफॉर्म, एक रॉड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है। इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, इसको डायनामिक ईएमएफ कहते हैं। सो ये v स्पीड से, l लेंथ की रॉड है, v स्पीड से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है। तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो क्वांटिटीज तो आपको पता है, ये क्या होगा, b तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कंडक्टिंग रॉड है ab, रॉड का है ab या pq कहते हैं। सो लेट अस कंसिडर अ रॉड PQ, ये तो आप लिख दोगे, अ कंडक्टिंग रॉड PQ। लेट अस कंसिडर अ कंडक्टिंग रॉड PQ whose length is capital L and it is moving with uniform velocity V in uniform magnetic field B as shown in figure, ठीक है। Now अब because conducting rod है, so electrons are available in this conducting rod। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर अवेलेबल होते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स होगा Fm इक्वल्स टू हो जाएगा, वैसे आपको पता है फॉर्मूला QVB sin थीटा होता है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिख दोगे आप, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया तो Fm की वैल्यू हो जाएगी EVB। थीटा यहाँ पर 90 है तो EVB, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया EVB, तो इसकी डायरेक्शन जो लिखेंगे, डायरेक्शन भी आप लिख दोगे साइड में कि जो EVB है डायरेक्शन निकालेंगे तो ये आएगा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। EVB मतलब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख के आप निकाल सकते हो, ये आएगा QV क्रॉस B, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B, और ये जो फॉर्मूला आएगा EVB, डायरेक्शन क्या आ गई, डाउनवर्ड्स। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, देखो B डायरेक्शन हमें पता है, डायरेक्शन हम ये यूज कर रहे हैं, ये डायरेक्शन हो गई I कैप, ये डायरेक्शन हो गई माइनस I कैप, ये हो गई J कैप, ये हो गई माइनस J कैप, ये हो गई आपकी K कैप, और इनवर्स होती है माइनस K कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आएगी ये लिखोगे B वेक्टर इक्वल्स टू माइनस B K कैप, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, वेलोसिटी ऑफ रॉड इसकी क्या डायरेक्शन होगी, V इक्वल्स टू V I कैप। वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है,
तो ये माइनस के कैप तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, और रॉड का मूवमेंट इस तरफ से, तो v क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉड है v राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन को आई कैप से लिखा। अब ये जो फोर्स निकालेंगे q v क्रॉस b करके निकालोगे, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा ई वी बी, ठीक है, चार्ज की वैल्यू आपको पता है माइनस ई होती है, तो माइनस ई और डायरेक्शन जो आएगी इस मैग्नेटिक फोर्स की, तो ये आ जाएगी हमारे पास, ओवरऑल डायरेक्शन लिख देता हूँ, तो मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वेक्टर फॉर्म में लिखूँ मैं, मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म एफ एम इक्वल्स टू लिखेंगे, वैल्यू होगी ई वी बी और डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या लिखूंगा, माइनस जे कैप, ये फर्स्ट इक्वेशन, माइनस जे कैप मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो इधर, ये है मैग्नेटिक फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ये आ गया एफ एम, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ जाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब डाउन साइड में, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यहाँ कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन होगा, Q एंड ऑफ द रॉड बिकम्स नेगेटिव चार्ज एंड P रॉड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये मैग्नेटिक फोर्स हुआ, दिस मैग्नेटिक फोर्स पुश द इलेक्ट्रॉन्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो Q एंड बिकम्स नेगेटिव एंड P एंड बिकम्स पॉजिटिव, राइट। तो बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स आ गया डाउनवर्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं हम, प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा ई की वैल्यू क्या होगी बताओ, ई की वैल्यू तो मैंने ई की लिखी, डायरेक्शन क्या होगी बताओ, ई की डायरेक्शन होगी यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ई की डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड्स, तो ये माइनस जे कैप आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो माइनस ई जे कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ गया तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हमने क्या लिखा है, मैग्नेटिक फोर्स। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, अब हमें लिखना है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो आएगा ऑन ई, ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फोर्स ये आ गया एफ ई, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हो जाएगी ई डायरेक्शन आएगी जे कैप, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होगी जे कैप का मतलब आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा अब अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से, ठीक है। तो ये आ गया एफ ई अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स होगा एफ एम डाउनवर्ड डायरेक्शन, एफ ई होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनिशियली मैग्नेटिक फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन्स को नीचे भेजा, इलेक्ट्रॉन्स नीचे कलेक्ट हुए, नेगेटिव हुआ, ऊपर वाला एंड पॉजिटिव हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स आया, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब धीरे धीरे जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रिक फोर्स अगर मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल आ जाएगा, तब आ जाएगी कंडीशन इक्विलिब्रियम की, व्हेन बोथ फोर्सेस बिकम्स इक्वल, राइट। तब उस केस में ईएमएफ जनरेट होगा, वो हम निकालेंगे। अब देखो आगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या लिखेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन था रॉड के अंदर, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट तो थे ही सही, इक्वल भी हो जाएंगे, इसलिए इक्वल अपोजिट होके कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, तभी हमें मिलती है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आपने लिखी ई, अब डायरेक्शन लिखनी है, बस डायरेक्शन हटा के मैग्नीट्यूड लिखना है। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लिखी है आपने ई वी बी, ई इलेक्ट्रिक फोर्स, ई वी बी इज मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ से आपने ई से ई कैंसिल कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू होता है डीवी अपॉन डी आर, डीवी अपॉन डी आर होता है, ठीक है। तो अगर ये डीवी अपॉन डी आर लिखा तो वोल्टेज अपॉन लेंथ लिख सकते हैं, डीवी अपॉन डी आर इक्वल्स टू डीवी अपॉन डीवी की जगह वोल्टेज लिया है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ वोल्टेज डिफरेंस, और डी आर की जगह आ गया लेंथ बिटवीन रॉड्स, ठीक है। तो ई की जगह मैं लिख सकता हूँ वी अपॉन एल, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वी अपॉन एल,
इक्वल्स टू V इंटू बी। तो वोल्टेज जो आया, EMF जो आया, EMF कह सकते हैं हम, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये होगा V की वैल्यू आ जाएगी, V यहाँ पे था, B यहाँ पे था, L, VBL, EMF की वैल्यू हो जाएगी VBL, ठीक है। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, VBL आ रहा है तो V अगर 2 बार आपको दिख रहा है तो आप क्या करो, EMF को स्मॉल e से लिख दो। इंड्यूस्ड EMF है ना, तो इंड्यूस्ड EMF को हम क्या करते हैं, EI से लिख देते हैं। इंड्यूस्ड EMF को E और I, इंड्यूस्ड EMF अपॉन लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे लिखना है इंड्यूस्ड EMF अपॉन लेंथ। तो इंड्यूस्ड EMF EI की वैल्यू हो जाएगी VBL। तो इंड्यूस्ड EMF इक्वल्स टू होगा VBL। V इज द वेलोसिटी ऑफ रॉड, B मैग्नेटिक फील्ड एंड L इज द लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। इंड्यूस्ड EMF हालांकि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये खुद तो स्केलर है, बट उधर देखेंगे राइट साइड में तो वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, लेंथ को भी हम वेक्टर ले चुके हैं पहले, आपको पता है। तो यहाँ पर तीनों वेक्टर से, तो तीनों वेक्टर से तो तीनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, 2 का कर दें क्रॉस और उन दोनों के रिजल्ट के साथ तीसरे का कर दें डॉट। इट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि 3 वेक्टर हो गए ना इसमें। इट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये था EMI का जो क्वेश्चन। अब यहाँ से EMI स्टार्ट होता है, तो EMI में आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा है इंड्यूस्ड EMF का, इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम D सेक्शन के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग एंड गुड बाय।